हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं क्लास 7 का 4 चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम जानेंगे पवन। पवन क्या चीज़ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है ना। तो पवन उसी को कहते हैं जब वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गति करता है तो उसे पवन का नाम देते हैं, है ना। पवन बहुत से काम करते हैं। जैसे अगर तेजी से पवन हो तो किसी चीज़ को उखाड़ फेंकते हैं, अगर पवन धीरे धीरे हो तो उसमें कुछ उतनी ज़्यादा क्षति नहीं होती है। पवन इतना होता है जिससे कभी कभी हमारे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। तेज पवन में हमारे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। इधर देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पवन का जो नाम होता है वो हमेशा आने की दिशा पर नाम आधारित होता है। जैसे अगर पवन पश्चिम से आने वाली है तो उसे पछुआ पवन कहते हैं, अगर पूर्वी से आने वाली है तो उसे पूर्वैया कहते हैं। तो इसी प्रकार से पवन का नाम उससे आने की दिशाओं से रखा जाता है। ठीक है, अब पवन के कुछ प्रकार देखेंगे, पवन को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यह हमारा एक ग्लोब का मानचित्र ग्लोब है जिसमें दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में कौन सा पवन पाया जाता है। तो सबसे ऊंचा जो भाग है ऊपर ध्रुव के समीप, वह भाग है हमारा उच्च दाब का। नीचे ध्रुवीय पवन कहते हैं, अध्रुवीय निम्न दाब कहते हैं, सनातन पछुआ पवन कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश कहते हैं, फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। नीचे वाला है भूमध्य सागरीय निम्न दाब। उसके बाद उसी को उल्टा कर दिया गया, जैसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन तो इसमें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब उपोष्ण उच्च दाब, सनातन पछुआ पवन नीचे भी सनातन पछुआ पवन, नीचे अध्रुवीय निम्न दाब और फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन और नीचे उच्च दाब है। तो इस प्रकार से पवन को विभाजित किया गया है। ये पवन को जो विभाजित किया गया है इससे इस प्रकार से किया गया है। एक को कहते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन स्थानीय पवन है। वह वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। स्थानीय पवन क्या है? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन स्थानीय पवन है। ये जो व्यापारिक पवन देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये व्यापारिक पवन और ये व्यापारिक पवन, ये दोनों व्यापारिक पवन जो वर्ष भर बहती है उसे स्थानीय पवन कहते हैं। दूसरा जाता है मानसून पवन। ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवन ये विभिन्न ऋतुओं में अपना दिशा बदलती है, इसे मानसून पवन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्थानीय पवन। वे पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल समीर और समुद्र समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को हम लोग लू कहते हैं। भारत की जो गर्म और शुष्क पवन होती है उसे हम लोग लू की संज्ञा देते हैं। तो ये था मौसम पवन के प्रकार। उसके बाद आते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनते हैं, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी जब जलवाष्प पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर वायु में उपस्थित होती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं। जब वायु जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होता है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाता है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हमें असहज महसूस होता है। तो देखिए आर्द्रता क्या है। आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प के कण को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता के प्रभाव देखेंगे।
वायु जितना ज़्यादा गर्म होगा वायु उतना ही अधिक आर्द्र होगा। आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के कारण कपड़े सूखने में समय लगते हैं। किसी भी चीज़ से पानी की अंश हटने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो पसीने के अंश होते हैं इसे हटने में भी बहुत समय लगता है आर्द्र दिन में। इसीलिए ज़्यादातर गर्मियाँ हमें, ज़्यादातर परेशानी हमें आर्द्र दिनों में लगते हैं। उतने जितने कि गर्म या धूप के दिन में जितने गर्म हमें नहीं लगते हैं, उससे कोई गुना ज़्यादा बादलों के दिन में या आर्द्रता से भरपूर दिनों में हमें पसीना आता है। तो वह है आर्द्रता का काम। आर्द्रता से हमारे पसीना नहीं सूख पाती है, तो हमारा पसीना नहीं सूख पाएगा तो हमारे शरीर को गर्म महसूस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कपड़े अगर गीले हैं तो वह सूखेंगे नहीं। किसी और क्षेत्र जहां पर पानी है वह जगह भी जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल के बिंदु बन जाते हैं, और यही जल के बिंदु बादल इन्हीं जल बिंदुओं के समूह से बनता है। जब जल के यह बिंदु इतने भारी हो जाते हैं कि वायु में तैर ना सके, तब यह बर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो इस यह जल चक्र इसे कहते हैं। जल वाष्प ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, और अगर वाष्प ठंडा होगा तो पानी के बूंद बनेंगे। पानी के बूंद बनेंगे तो वह भारी हो जाएंगे, और जब भारी होंगे तो वह वर्षा के रूप में पृथ्वी से नीचे गिरेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आकाश में उड़ती हुई जेट जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ती है, और इससे इंजन से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान ना होने की स्थिति में यह संगठित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। रॉकेट जब चलता है तो रॉकेट के पीछे कुछ पथ दिखाई देते हैं, तो वह होता है धुएं के साथ निकलने वाले कुछ नमी, जो ठंडा नहीं हो पाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले बर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करता है। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटी जाती है तो वर्षा जल अनवृत पहाड़ी से नीचे बहती है और निचले इलाके में बाढ़ के कारण बनता है। ये क्या है? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बर्षण होता है, जिसे वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जितने भी भौम जल है वह वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जब संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काट लिए जाते हैं, पहाड़ से जब पेड़ काट लिए जाते हैं तो वहां से पानी को रोक नहीं सकता है और पानी नीचे की ओर आ जाती है। पानी नीचे की ओर आ जाती है, जिससे नीचे बाढ़ की स्थिति या भूस्खलन होता है। ठीक है, क्रियाविधि के अनुसार वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवाहिनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवात वर्षा। देखिए, चक्रवात वर्षा क्या है? इधर से गर्म हवा ऊपर उठते हैं और ठंडी हवा नीचे आते हैं, तो ये वाला जो है चक्रवाती वर्षा है। दूसरा आर्द्र वर्षा, और यहां पर आप देख सकते हैं संवहनी वर्षा। पौधा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें धरातल को ताजा जल प्रदान करता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा हो सकता है। अगर वर्षा ज़्यादा हो तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। और वर्षा के रूप में जो हिम गिरता है इसे हम लोग कहते हैं ओला। इसे हम लोग कहते हैं ओला। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगले वीडियो में चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलिए।